आप सभी को नमस्कार। आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ कक्षा 10वीं को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अध्याय 1, क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्याओं को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप सभी लोग जरूर समझें। और वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ये प्रश्नावली 1.1 इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहाँ पर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एक प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के लिए रहेगी। और ध्यान रखना कि इसमें 2 अंक का जो प्रश्नावली 1.1 है, ये प्रश्न अपना 2 अंक के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग अच्छे से समझना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे बच्चों की पहला काम यह है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, पहले इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे हम प्रश्नावली 1.1 पर हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझें कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो अभी तक तुमने जितनी भी जो संख्याएं पढ़ी है, वास्तविक संख्याएं एक काल्पनिक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्याएं होती है, दूसरी काल्पनिक संख्याएं होती है। काल्पनिक संख्याएं में अपन वो संख्याएं को पढ़ेंगे जो रूट में -1 आए, -2 आए, -3 आए, या फिर जैसे मान लो आई के रूप में दिया होता है रूट में, तो वो होती है अपनी काल्पनिक संख्याएं। लेकिन हम अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो संख्या पढ़ेंगे अपन वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में बहुत सारी संख्याओं का समावेश है बच्चों। तो इसमें बहुत सारी संख्याओं का मतलब ये है कि जैसे अपन ने सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 9वीं में पढ़े थे, कक्षा 9वीं में अपन ने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी है बच्चों, यहाँ पे पढ़ी है अपन ने प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या के विषय में। दूसरा पढ़े हैं अपन ने पूर्ण संख्या के विषय में, पूर्ण संख्या पढ़ी है। और तीसरा नंबर पढ़े हैं अपन ने पूर्णांक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ी है। और यहाँ पे पढ़े हैं चौथा नंबर में, और अपन ने पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, परिमेय संख्याओं के विषय में भी हमने देखे हैं। और 5वां नंबर में देखें अपरिमेय संख्याओं के भी विषय में अपन ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतनी प्रकार की संख्या हमने कक्षा 9वीं में पढ़े। लेकिन इसके बाद और भी संख्याएं होती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्याएं होती है। ठीक है, इतने प्रकार की और कई प्रकार की संख्याएं भी होती है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या बच्चों यहाँ पे अपन देखेंगे, प्राकृत संख्याओं के विषय में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राकृत संख्याओं के विषय में देखेंगे। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के विषय में समझना, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए। कहां से प्रारंभ होकर, 1 से प्रारंभ होगी, 1 2 3 से डैश से कहां तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी। तो उसे अपन कौन सी संख्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, तो अपन बोलते हैं उसे प्राकृत संख्या, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, पहले से ही मिली हुई है। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वह कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों, वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और 1 2 3 डैश ये भी कहां तक जाती है, ये भी अपनी अनंत तक जाती है। तो ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी, अपनी पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर इसी तरह हम पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे अपन, तो पूर्णांक संख्या समझने के पहले हम एक पूर्णांक रेखा बना लेते हैं। ये समझो एक रेखा है, मान लो। ठीक है, यहाँ पे है 0, इधर है अपना 1, इधर है अपनी 2, इधर है 3, इधर है 4। ठीक है, ये बढ़ती चली जाएगी। फिर इसी तरह अपन ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें है अपना -1 -2 -3। ठीक है, तो ये 0 से लेकर इधर तक बढ़ती चली जाएगी, या 0 से लेकर इधर तक ये भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे 0 है, ये क्या है, अपनी शून्य है। क्या है बच्चों यहाँ पे अपना शून्य। इधर शून्य के इधर साइड जो अपना लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी जो संख्या मिलती है, वो संख्या मिलती है कौन सी, ऋणात्मक संख्या मिलती है। कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या मिलती है। और इधर साइड जो भी संख्या मिलती है वो कौन सी मिलती है, अपनी धनात्मक संख्या मिलती है। कौन सी संख्या मिलती है बच्चों यहाँ पे, धनात्मक संख्या मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन समझना बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ कि पूर्णांक किसे बोलते हैं अपन, वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य उपस्थित हो, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अपनी पूर्णांक संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ आई है। ठीक है, तो वह संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी उपस्थित हो, शून्य संख्या भी उपस्थित हो और ऋणात्मक संख्या भी उपस्थित हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, पूर्णांक कहते हैं। बात समझ आ गई है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं कौन सी अपनी
परिमेय संख्या के विषय में। कौन सी संख्या के विषय में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है बच्चों की वह संख्या जो p बटे q के रूप में हो, मतलब ऊपर p हो नीचे क्या हो अपना q हो, या फिर बटे के रूप में हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाई जाएगी? अपनी परिमेय संख्या। जैसे अपन यहाँ पे कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या के विषय में, इसका ये डेफिनेशन यहाँ पे देख लेना। वह संख्या जो p बटे q के रूप का हो या फिर p बटे q के रूप में हो वह संख्या कौन सी संख्या लगाएगी? अपनी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जैसे मान लो 3/4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 5 हो गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये बटे के रूप में नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी क्या मानना पड़ेगा इसको कि ये अपनी परिमेय संख्या है। कैसे मानेंगे? क्योंकि 5 के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जैसे मान लो करनी 4 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब कैसे करनी 4 परिमेय संख्या है? लेकिन अपन ने तो कक्षा 9 में पढ़े थे कि भाई करनी 3, करनी वाली जो भी संख्या रहती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर इस करनी के अंदर जिसका गुणनखंड नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय कहलाती है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई अभाज्य संख्या चली गई इसके अंदर, तो वो भी कहला जाएगी अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या उदाहरण के लिए, जब इसको पहले इसको समझो, पहले इसको अपन परिमेय संख्या कैसे मानेंगे? क्योंकि इसके दो के कैसे जोड़े निकलेंगे? एक जोड़ा निकल जाएगा दो का एक जोड़ा बाहर निकल गया 2, और 2 क्या है अपन? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसके बटे में अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इस वजह से ये परिमेय संख्या कहलाती है। अगर करनी 4 भी अगर आ गई तो वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी। करनी 16 भी आ गई तो वो भी परिमेय संख्या कहला जाएगी। करनी 3 भी आ गई तो वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब जिसके जोड़ा निकल सके, करनी के अंदर जिसका जोड़ा निकल सके तो वह अपनी परिमेय संख्या कहलाती है, अन्यथा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। कौन सी? अपरिमेय संख्याओं के विषय में। कौन सी? अपरिमेय संख्याओं के विषय में। तो वह संख्या जो मतलब आप परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी जो बची संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी जो बची संख्या है वो अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे अपरिमेय संख्या में किसी को पढ़ेंगे, जैसे मान लो करनी 3 पढ़ेंगे, करनी 5 पढ़ेंगे, करनी 7 पढ़ेंगे, या फिर पाई मोस्ट आईएमपी रहेगा, ये पाई का मान। ठीक है, ये भी अपना किस रूप में जाएगा? ये अपना अपरिमेय संख्या के रूप में ये अपने पहचानने को आएगा। ठीक है, पेपर में मोस्ट आईएमपी रहेगा, अपरिमेय संख्या ज्यादातर आती है। और दूसरी एक और संख्या आती है अपनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे जो अभाज्य संख्या सबसे ज्यादा पेपर में अगर कोई संख्या आती है तो वो आती है अपनी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन कौन सी संख्या होती है? तो यहाँ पे समझना, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा कहीं। अभाज्य संख्याएं, वह संख्या, या इसमें लिखते हैं अपन वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, अधिक गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्याओं क्या बताया कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, क्या? जिस 2 से अधिक गुणनखंड ना हो वह संख्या कौन सी कहलाती है? अपनी अभाज्य संख्या। या फिर दूसरी एक सरल भाषा अपन समझो तो वह संख्या जिसका भाग केवल उसी से ही जाए, मतलब जिसका भाग स्वयं से ही जाए, तो वह संख्या अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड ना हो तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अपनी वो कहलाती है अपनी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो वो अभाज्य संख्याएं होती है अपनी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डैश डैश, ये बहुत अभी अनंत तक जाती है। अपनी वो संख्या कौन सी कहलाती है? अपनी अभाज्य संख्या। अब समझो, जब इसको अपन तोड़ेंगे तो 2 को किस रूप में तोड़ सकते हैं? केवल 2 गुणित 1 के रूप में तोड़ पाएंगे। तो 2 गुणनखंड बन रहा है इसके, तो मैंने क्या बोला कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना बने, तो इसके 2 को अपन जब तोड़ेंगे तो 2 गुणित 1 के रूप में तोड़ेंगे अपन। ठीक है, समझ आया? इसी तरह अपन 3 को भी किस रूप में तोड़ सकते हैं? 3 गुणित 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। 5 को भी 5 गुणित 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। बस 2 से अधिक गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका भाग केवल 2 से ही जाए, या फिर जिसका भाग मतलब जिसका भाग केवल स्वयं से ही जाए, 2 से नहीं, जिसका भाग केवल स्वयं से ही जाए, अपनी वो अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो, जैसे मान लो 2 का भाग देना है तो 2 का केवल 2 से ही जाएगा,
3 का केवल 3 से ही जाएगा, 5 का केवल 5 से ही जाएगा, 7 का केवल 7 से ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिसका भाग केवल स्वयं से जाए वो अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है, अन्यथा वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या को छोड़कर जितनी भी जो संख्याएं कहलाएगी वो अपनी अभाज्य संख्या कहलाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस तरीके से अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें क्वेश्चन पे आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बच्चों अपनी 2। कौन सी है यहाँ पे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। फिर इस तरह अपन चाहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है अपनी? 0। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो आगे हम करते हैं। अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इतने करने के बाद, हाँ सॉरी, इसके बाद तो मैंने बताया नहीं कि भाई इन सभी का समय जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का समावेश हो वो अपनी वास्तविक संख्या कहलाती है। पहले ये समझ जाओ, पहले मेन पॉइंट तो बताया नहीं मैंने। चलो ठीक है, 9वीं का अपन ये पूरा पढ़ लिए हैं, ये 10वीं में अपना काम आएगा। लेकिन इन सभी का जितनी भी जो अपन ने जितनी जो अभी तक जो संख्या लिखे हैं, जितनी भी जो साम विषम अपनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जितनी प्रकार की जो संख्याएं लिखे हैं, इन सभी का समावेश जिसमें है तो वो उसमें है अपनी वास्तविक संख्या, उसी को ही अपन वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वही अपनी वास्तविक संख्या है। समझ आया? जिसमें सभी का समावेश हो वही अपनी वास्तविक संख्या कहलाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पे समझेंगे। अब आगे करते हैं अपन कौन सी? वास्तविक संख्या। तो अब आप समझोगे वास्तविक संख्या को इस तरीके से करेंगे और इनकी प्रश्नावली को यहाँ पे बहुत सरल तरीके से अपन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि प्रश्नावली 1.1 करने से पहले आप सभी को गुणनखंड करते आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करते आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो करें अपन स्टार्ट। अब करते हैं अपन प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, तो जिसमें से 4 प्रश्नों को यहाँ पे 5 प्रश्नों को यहाँ पे दिया हुआ। मैं ज्यादा से ज्यादा 1, 3, 5 जो भी 2 या 3 क्वेश्चन कर लूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं किसी 2 क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है, तो अब बाकी आप लोगों को करके दिखाना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली 1.1 है ना, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 के जो 5 क्वेश्चन है, 5 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आप लोग को पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जितने भी जो प्रश्न करवाऊंगा यहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी जो आने लायक नहीं है मैं उसको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पे जो वीडियो को देख रहा है, तो यहाँ पे सभी लोग अच्छे समझना है कि यहाँ पे मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचे क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को यहाँ पे नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि सभी को गुणनखंड करते आना चाहिए, गुणनखंड निकालते आना चाहिए, तभी अपन इन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों से अपन यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे। समझ आ रहा है? तो आगे अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड जैसे मैंने बोला कि भाई ये 8 लिखा है, क्या लिखा है? 8 लिखा है। मैं छोटी से छोटी संख्या को यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 8 किसके पहाड़े में आता है। तो जैसे मैंने देखा कि भाई 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 2 चौ 8 कितने बार गए? ये 4 बार गए। कितने बार गए? 4 बार। फिर 4 किसके पहाड़े में आता है? तो वो भाई 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भाई ये 2 है, ये किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में, तो 2 1 कम 2। तो इसमें ये जो जितनी भी जो संख्या निकली है, तो ये अपनी किस रूप में निकली है? गुणनखंड के रूप में निकली है। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ जब तक निकालना है तब तक नीचे 1 प्राप्त ना हो जाए, तब तक अपने को इसका गुणनखंड निकालते रहना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये संख्या बता दी है, फिर अपन इसको जैसे जैसे करेंगे उसको आगे और भी आप लोगों को समझ आते जाएगा। ठीक है, करें अपन आगे। चलो पहली संख्या है अपनी कौन सी? यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? ये वाला है। इसको जब अपन हल करेंगे, यहाँ पे जब हल करेंगे, कितना लिखा है इसमें? 140 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 140 लिखा है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपन ऐसे ही अपन बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे अपन भाग देंगे, जब इसमें अपन भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों में भाग देंगे। किसमें? 1 और 4 में, मतलब 14 में अपन यहाँ पे पहले भाग देंगे। तो 2 सत्ते कितना होगा बच्चों? 2 सत्ते 14, 7 बार गया और ये बचा 0, तो 0 का 0 उतार दिए। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है फिर से। तो यहाँ अगर 0 आया है तो 0 आया है तो हमेशा आपने किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है।
लास्ट में कोई भी सम संख्या अगर आती है तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने को किससे भाग देना है, तो 2 से भाग देना है। जब मैं यहाँ से 2 का भाग इसमें दूंगा तो कितने बार कटेगा ये, तो 2 तिया 6, 3 बार कटा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 तक पहुंचे हैं अपन। अभी बचा कितना है अपने पास, 1 बचा है, तो कितने यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास 10, तो 2 पंचे 10, तो कितने होगा 35 बार गया। कितने बार गया बच्चों यहाँ पे, 35 बार गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे 35 है, क्या ये 2 से कट सकता है क्या, 2 से नहीं कट सकता, क्योंकि लास्ट में क्या आया 5, और 5 क्या है एक विषम संख्या, 5 क्या है एक विषम संख्या है, तो कोई ना कोई ये विषम संख्या से ही भाग जाएगा। बात समझ आ रही, कोई ना कोई मतलब 5 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा या फिर और आगे कोई भी संख्या से जा सकता है। तो अपन ध्यान रखना कि छोटी से छोटी संख्याओं से अपना भाग देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना किससे भाग जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो 5 से अपन दे सकते हैं, तो 5 सत्ते 35, और 7 किसके बारे में आता है, 7 के बारे में आता है, 7 एक कम 7। इस तरीके से ये संख्याओं का 140 जो संख्या है उस संख्या का क्या निकाल दिया अपन ने, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो लिखना कैसे है बच्चों यहाँ पे, तो इसको लिखना है किसका निकाल लिया अपन ने 140 का, तो 140 को किस तरीके से निकाले हैं अपन ने, 2 गुणित फिर बाद में क्या निकाले हैं 5 गुणित 7 के रूप में। तो इससे जब अपन और सरल तरीके से करें तो अपन किस तरीके से कर सकते हैं, 2 कितने बार है बच्चों यहाँ पे, 2 है अपना 2 बार, 2 है तो 2 बार लिख दिए, 2 को 2 बार लिख दिए, गुणित 5 कितने बार है 1 बार, तो 1 लिख दिए, और 7 भी कितने बार है तो 1 लिख दिए। इस तरीके से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर में भी जर्मन ऐसे ही लिखना है, बराबर के नीचे बराबर लिखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको इस वाले क्वेश्चन को कर लेता हूँ। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन कर लेना है, और फिर बाद में ये जो क्वेश्चन 154, 3825 और 5005 जो है आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर, जैसे समझ आया, पहला क्वेश्चन समझ आया, चलो इनमें से अब और कोई भी एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं अपन, तीसरा नंबर कर लेते हैं, बड़ी करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, 3 है, 8 है, 5 है, 2 है, और यहाँ पे संख्या 5 है। ठीक है, अपना हल स्टार्ट यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे अपन 3, 8, 2 और 5 का। ठीक है, किसके निकाल लिया अपन ने, इसकी संख्या का निकाल देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन किससे भाग देते हैं, देख लेते हैं कि भाई 3 से जाता है या नहीं जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। चलो 3 से अपन भाग देते हैं, किससे चल जाएगा, पहले 3 से दे देंगे, तो 3 एकम 3 एक बार गया, फिर इससे भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, बचा कितना 2 हो गया, यहाँ 2 बचा, तो 2 सत्ते 21, वो 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, ये 5 बार गया। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पे करेंगे। फिर अगले और संख्या से भाग देके देखते, 3 से दिया अपन ने, तो 3 चौ 12 4 बार गया। ठीक है, 3 चौ 12 4 बार गया, फिर 3 से 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, और बचा कितना 1, कितना हो गया 15, 3 बचे 15। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पे देंगे। अब किससे देंगे अपन, ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, तो जिससे जाएगा ये 5 से देख लेते हैं अपन, 5 से भाग देते हैं अपन, तो 5 40 और 5 3 5 40 और 5 25, कितने बार कटा ये 85 बार कटा। फिर आगे चलते हैं अपन, 5 से फिर दे देते हैं अपन भाग, तो 5 एक कम 5, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा ये 17 से कटेगा, तो 17 एक कम 17। इस तरीके से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आया किस तरीके से अपन यहाँ पे ये संख्याएं को लेके आए हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं इसका और तरीके से अपन इसको सरल करते हैं। तो जब इसको अपन ने तोड़े तो किस रूप में टूटा, ये 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 के रूप में यहाँ पे टूटा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 8 2 5 का, जब अपने किस तरीके से यहाँ पे गुणनखंड निकाले इसका, 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 के रूप में अपन ने यहाँ पे इसको सॉल्व किए। ठीक है, तो इसको और किस तरीके से सरल कर सकते हैं, तो 3 8 2 5 बराबर, इसको अपन यहाँ पे देखेंगे कि 3 कितने बार है, यहाँ पे 3 कितने बार है, 3 बार है, 3 लिख दिए, सॉरी 3 कितने बार है बच्चों, यहाँ पे 3 कितने बार है 2 बार है, तो यहाँ पे लिख दिए 2 गुणित 5 कितने बार है, तो 5 है 2 बार, और गुणित 17 कितने बार है, तो 17 है अपना 1 बार। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे लिखना है, समझ आया। ठीक है, जो इस तरीके से अपने को यहाँ पे पैक कर देना है आंसर की में। ठीक है जी, ये है अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे करना है, और बाकी जितने भी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि आपका आंसर आया है या नहीं आया, फोटो से कमेंट्स कर देना। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना। ठीक, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो हम प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं, और
चलो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे को। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा में क्या लिखा है बच्चों? तो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, यहां पे ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM की। अपने को इस तरीके से अपने को सिद्ध करना है, ये इस तरीके से मान लेना कि अपन देख लें कि दो संख्या कौन सी है, ये है। अब इसका अपन HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो ध्यान रखना HCF और LCM तभी निकाल सकते हैं जब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते आप लोगों को आता होगा, तभी अपन यहाँ पे अपन किसी भी संख्या का HCF और LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग प्रश्न क्रमांक 1 को समझना, एक ही में आप लोगों को समझ जाएगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को यह समझ आना चाहिए कि अपन HCF और LCM किस तरीके से निकालेंगे और उसका गुणनखंड पहले कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे। चलो समझते हैं हम आगे। तो पहले हम देखेंगे कि पहले 26 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। पहले मैं यहाँ से 2 से भाग दूंगा। पहले किससे भाग दूंगा बच्चों? यहाँ पे 2 से भाग दूंगा। तो 2 एक कम 2 और 2 का भाग फिर इसमें दूंगा तो 2 दिया 6। कितने बार गया ये? 13 बार गया। रुको बड़ी संख्या में लिखता हूँ मैं, और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये क्या है अपना 26 है। पहले मैं इस 2 से भाग दूंगा इसको तो 2 एक कम 2, फिर इसमें भाग दूंगा तो 2 दिया 6। कितने बार गया ये? 13 बार गया। फिर इसी तरह मैं ये 13 तो एक अभाज्य संख्या है तो 13 किससे भाग जाएगा बच्चों? तो यहाँ 13 भाग जाएगा केवल 13 से, तो 13 एक कम 13, एक आ गया अपना। इस तरीके से अपन निकालेंगे। फिर इसी तरह इसका किसका निकालते हैं अपन? 91 का निकालेंगे। 91 का निकालते हैं तो ये लिख दिया अपन ने 91। ठीक है, इस तरीके से 91 निकाल दिए। फिर जब अपन 7 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे अपन? 7 का भाग देंगे तो 7 एक कम 7। कितने बार गया? एक बार गया। अब कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। तो कितना 2 बचा है तो यहाँ छोटे से शब्दों में यहाँ लिख दो 2। ठीक है, जब भी अपने को भाग देना रहा तो 7 एक कम 7, 7 तक पहुंचे अभी, लेकिन पहुंचना कहां तक है? अपने को 9 तक पहुंचना है। तो अभी बचा कितना है? अभी 2। तो छोटे शब्दों में यहाँ लिख दो अपना 2। तो ये 2 और 1 कितना हो गया मिलके? यहाँ पे अगर दोनों के एक साथ पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे अपन? 21 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 21। तो 7 का पढ़ा 21 में रहेंगे तो 7 तेरी 21। इस तरीके से अपने को देना है। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 किससे भाग जाएगा? केवल 13 से ही भाग जाएगा। तो 13 एक कम 13। इस तरीके से हम इनके किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अपन निकाल सकते हैं। समझ आया? अब इसका निकालेंगे अपन गुणनखंड निकाल लिया, अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड कैसे निकालते हैं निकाल लिए। अब आगे देखेंगे कि हम इसका HCF और LCM कैसे निकालें। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करना, आगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अपने 26। कितना लिखा है? 26। 26 को अपन ने किस रूप में तोड़े हैं? एक तो तोड़े हैं 2 गुणित 2 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक है, 2 कितने बार है? एक बार है तो लिख दिया, और 13 कितने बार है? एक बार लिख दिया। इसको 26 के बराबर क्या है अपना? 2 गुणित 13 के रूप में। ठीक है, फिर इसी तरह 91 को अपन तोड़ेंगे। 91 को अपन इस तरीके कैसे लिखेंगे अपन? 91 तो यहाँ पर क्या है? 91 क्या क्या आया अपना? 2 भी आया है, सॉरी 7 की घात 1 आया है, 7 एक बार आया है, और 13 भी कितने बार आया है? यहाँ पे एक बार आया है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखना है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जब भी अपन HCF और LCM निकालते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम घातों को देखा जाता है। तो ध्यान रखना कि जब HCF निकालते हैं तो पहला काम क्या है कि जब भी HCF अगर निकाले तो सबसे पहले दोनों में जो कॉमन होगा पहले उसको बाहर करना है। दोनों में जो कॉमन होता है पहले उसको बाहर करेंगे, और फिर बाद में उसमें देखेंगे घात कि भाई दोनों में घात भी ऐसा नहीं कि भाई सेम हो सकती है, कोई बड़ी घात हो सकती है, कोई छोटी घात हो सकती है। तो HCF में यह ध्यान रखना कि HCF में जो छोटी घात रहती है उस घात को अपन HCF के रूप में मानते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन HCF के विषय में। तो यहाँ पे अपन HCF जब निकालेंगे तो पहली बात मैंने क्या बताया था कि पहले इन दोनों में जो भी कॉमन संख्या रहेगी, कॉमन मतलब दोनों में जो उपस्थित हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 उपस्थित है क्या? नहीं है। जैसे मान लो यहाँ 7 है, क्या ऊपर वाले में 7 उपस्थित है क्या? नहीं है। इसमें क्या है अपना 13 यहाँ पर है तो 13 यहाँ पर है, मतलब दोनों में कॉमन संख्या यही है 13, मतलब दोनों में 13 क्या उपस्थित है। तो पहले निकाल लो अपन 13, निकाल लिए। पहला काम है कि जो दोनों में उपस्थित जितनी भी जो संख्या प्रकार की बनेगी, जितनी भी जो संख्या रहेगी इसमें गुणनखंड के रूप में आएगी, तो सबसे पहले कॉमन संख्याओं को बाहर कर लो। कॉमन संख्या जैसे मान लो 1 और जैसे मान लो 5 रहेगा, और उदाहरण के लिए यहाँ पर भी 5 रहेगा, तो अपन क्या निकालते? 5 भी निकालते इसमें। लेकिन नहीं, अभी वर्तमान में क्या है अपने पास 5 नहीं है, इसमें क्या है? 13 है। क्या है? 13 बस एक ऐसी संख्या है जिस दोनों में कॉमन है, तो अपन यहाँ निकाल लिए 13। अब अधिकतम घात कुल में देखने सेम घात दिख रही है, तो सेम घात मतलब
13 की घात 1 मतलब 13, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 13 आ जाएगा। कितना जाएगा? 13 जाएगा। अब दूसरी संख्या, अब क्या निकालना अपने को? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना अपने को? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम में कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने न्यूनतम घात के साथ लिए, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? अधिकतम घात के साथ। लेकिन उसके पहले अपने क्या करते हैं, जितनी प्रकार की जो संख्या रहेगी इसमें, जितनी प्रकार की, जैसे 2 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 13 भी रहेगा, 15 भी रहेगा, 15 तो भी रहेगा, तो जितनी प्रकार की जो संख्या रहेगी उस सभी को अपने यहाँ पे लिखना है, फिर बाद में अपना अधिकतम घात लिखना है। पहला काम एलसीएम में क्या है कि भाई जितनी भी जो संख्याएं लिखी है इन सभी को लिखना है, जितनी जितनी प्रकार की जो संख्या सभी को लिखना है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात के साथ। यहाँ 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे 7 भी उपस्थित है, 7 भी लिख दिया, फिर 13 भी यहाँ पे उपस्थित है, 13 भी लिख दिया मैंने। सभी तीनों संख्याएं जो है अलग अलग प्रकार की, 3 प्रकार की संख्या आई है, तीनों प्रकार की संख्या को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब दूसरा काम क्या है कि भाई इसमें कोई भी संख्या ऐसी दिख रही है जिसमें अधिकतम घात हो, तो अधिकतम घात यहाँ पे जैसे कोई भी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 3 रहता, तो अधिकतम घात क्या है अपनी? 13 की घात 3, तो यहाँ क्या लिखता? 13 की घात 3 लिखता है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? केवल 13 की घात 1 है, इसलिए यहाँ पर वही संख्या आएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से अपने करना है। तो अपना इसको एलसीएम कितना जाएगा बच्चों? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपना 13 सत्ते 91, 2 एकम 2, 2 9 18। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपना 182 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों? यहाँ पे 182 आ जाएगा। जब एक दूसरे का इसका अपन ने गुणा किया, 13 गुणा 7 में, तो 7 गुणा जब इसमें करेंगे तो अपना 13 सत्ते 91, 91 गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना जाएगा? अपना 182 आ जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब इसका क्या करना है? अपने को जांच करना है क्या ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है क्या। ठीक है। तो आगे हम इसके आगे यहीं पे करेंगे। पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि दो संख्याओं, दो यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो है अपनी 26 और दूसरी है अपनी 91। क्या है अपने पास? 26 है और दूसरी संख्या क्या है अपने पास? 91 है। यही संख्या है, दो संख्याएं अपनी यही है। चलो इसका जब गुणा करेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा? 23 गुणित, इसका जब गुणा करेंगे तो देख लेना 6 कम 6, जब इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर समझना। चलो गुणा करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जब गुणा करेंगे 26 का गुणा इसमें करेंगे, 6 कम 6, 6 9 के 54, ये कर दिए, 2 1 कम 2, 2 9 18। इसका जब गुणा करेंगे अपन तो 8 5 13, तो कितना जाएगा? 23 86 जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे गुणा करने पर? 23 86 अपने को यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या अपना आंसर कितना आया अपना? 23 86 अपना क्या आया? अपना दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है। इस तरीके से अपने करना है। फिर आगे करते हैं अपन, एक बार और चेक कर लेते हैं कि अपन ने आंसर जो लिखे हैं सही है या फिर गलत है करके। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है। 91 और 26 का, 91 और 26। ठीक है। 6 1 कम 6, 6 9 के 54, ये लिख दिए। ठीक है। 2 1 कम 2, 2 9 18, तो 6 6 8 5 13, 13 3 हाथ से ला 1 2, तो कितना आ रहा है? 23 66 18। तो अपन ने क्या लिख दिया? 23 86 लिख दिए। ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है? 66 18। ठीक है। सॉरी। चलो आगे करते हैं अपन, ऐसे गुणा करके देख लिया करो। ठीक है। चलो हम आगे करते हैं। अब क्या अपन ने दो संख्याओं का निकाल लिए, अब क्या निकाल लें? एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देख लेते हैं। अगर वो इसके बराबर आती है तो अपन आगे यहाँ पे कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर एलसीएम कर सकते हैं। दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। इस तरीके से अपन यहाँ पे कर देंगे। अब क्या निकालना है? इसी तरह हम आगे देखेंगे। तो अब एचसीएफ और एलसीएम निकालें। ठीक है। एचसीएफ गुणित एलसीएम क्या होता है? HCF गुणित LCM। ठीक है। LCM बराबर, यहाँ पे HCF कितना निकला है बच्चों? यहाँ पे 13 निकला है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 13 गुणित, और LCM कितना निकला है? 182, तो यहाँ पे लिख देंगे 182। ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे 13 13 दूनी 26, 26 का 2 हासिल लाए, 26 का 6 हासिल लाए 2, 13 8 104, 106 हासिल ला 10,
13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा अपना 23, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस तरीके से अपने यहाँ पर क्या आ गया अपना एक सी संख्या आ गई। इसका मतलब यह है कि दो संख्या का गुणनफल 2366 आ गया, तो एलसीएम और एलसीएम कितना आ गया अपने 2366। तो अपन कह सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF, ये है अपना आंसर। ठीक है, या फिर अपन प्रूफ ले सकते हैं इसमें। इस तरीके से अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे जो दो प्रकार की जो संख्या है, इन संख्याओं को भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना मैंने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझाया हूँ, जनमन जो क्वेश्चन जो बचे हैं, जे वाले जो क्वेश्चन, इनको भी जनमन वैसे ही करना है। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे करते हैं अपन। चलो सभी लोग एक बार देख लो पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने पहला क्वेश्चन बताया हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, लेकिन ध्यान रखना ये पेपर के लिए तीनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना मोस्ट आईएमपी में जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा इस ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को करना है। मैं केवल हिंट दे रहा हूँ कि भाई ये कौन कौन से क्वेश्चन आप इस तरीके से करना है, तो जिसको जानना वैसे ही करना है, उदाहरण हो चाहे अपने प्रश्नावली से हो, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन यहाँ पे करना है। समझ आ रहा है? ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है पूरे मोस्ट आईएमपी है अपना, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, ये करना ही मतलब करना ही। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलो हम आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक दूसरे को वैसे जैसे किए हैं, जनमन इसको वैसे ही करना है, लेकिन उसमें जांच करने का था, लेकिन इसमें जांच करने का नहीं है, केवल डायरेक्ट यहाँ वहां पे क्या दी थी, दो संख्याएं दी थी, और इसमें जो संख्या दी है केवल 3 संख्या दी है, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है, करना वैसे ही है, लेकिन उसमें चेक करने के लिए जांच करो कि भाई ये सही है या फिर गलत है करके। तो अपन ने चेक किए, तो इसमें बताया कि भाई हाँ ये एचसीएफ बराबर, मतलब एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे चेक कर लिए। अब हम आगे देखते हैं कि हम प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा किस तरीके से करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे नजर जमाए रखना। तो हम पहला, दूसरा या तीसरा किसी एक क्वेश्चन को भी कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मैंने कर लिया, हर हमेशा अपन पहले क्वेश्चन करते हैं, तो आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरे को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये लिख लिया अपन ने 8, 9 और 25 को। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने 25। ठीक है, तो अपन पहले 8 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 9 का निकालेंगे, फिर 25 का निकालेंगे, फिर जैसे निकल जाएगा फिर उसका एलसीएम और एचसीएफ अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, यहीं पर से अपना हाल स्टार्ट जाएगा। तो पहले 8 का निकाल लेते हैं। तो 8 का किस तरीके से निकलेगा अपना, तो 8 किससे भाग जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो 2 चौ 8 कितने बार गया, 4 बार गया। फिर ये किससे भाग जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया। फिर इसी तरह ये 2 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 1 कम 2। इस तरीके से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 8 को अपन ने किस रूप में तोड़े बच्चों, तो 8 को अपन ने तोड़े यहाँ पे 2 गुणित 2, या पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, इस तरीके से लिखना, पहले चल लिख देता हूँ मैं, 2 गुणित 2। 8 को अपन ने किस रूप में तोड़े, इस तरीके से तोड़े, या फिर अपन किस रूप में लिख सकते हैं इसको, 8 बराबर 2 कितने बार है यहाँ पे, 1 2 3 बार है, तो यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने घात के रूप में 3। तो 8 को कितने बार तोड़े अपन ने, 2 की घात 3 के रूप में इस तरीके से अपने यहाँ पे तोड़े। फिर इसी तरह अपन दूसरा निकालेंगे, कौन सा, 9 को तोड़े क्या, चलो 9 को देख लेते हैं अपन, 9 को तोड़ेंगे। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 3 3 9, 3 बार गया, फिर 3 1 कम 3, 1 बार जाएगा। तो 9 को अपन ने तोड़े बच्चों यहाँ पे किस रूप में तोड़े, 3 गुणित 3 के रूप में तोड़े, या फिर अपन कह सकते हैं कि 3 कितने बार टूटा है, 2 बार टूटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह अपन 25 का निकालेंगे, किसका, 25 का निकाल लेते हैं। तो ये लिख दिया अपन ने 25, यहाँ पे लिख दिया 25। ठीक है, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 25, 5 बार गया, फिर जब फिर से किससे काटे गए अपन, 5 से, 5 1 कम 5, जब तक भाग देना है तब तक नीचे 1 ना जाए। ठीक है, इस तरीके से अपने करना है। तो 25 को अपन ने जब यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए, तो किस रूप में हुआ ये, तो ये हुआ है अपना 5 गुणित 5 के रूप में, या फिर अपन कह सकते हैं
कि 25 बराबर 5 की घात कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 5 कितने बार है यहाँ पे 2 बार है। इस तरीके से यहाँ पे अपन करेंगे। अब आगे करते हैं अपन कौन से क्या निकालेंगे, अपन अपने निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया कि एचसीएफ कैसे होता है, जो सभी में कॉमन हो तो वो अपना एचसीएफ कहलाएगा, लेकिन एलसीएम की अगर बात करेंगे तो एलसीएम अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। तो निकालेंगे अपन सबसे पहले एचसीएफ, क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये संख्याएं अलग है, ये वाली संख्या अलग है और ये वाली संख्या अलग है, तीनों संख्या अलग अलग है, लेकिन मैंने पहले क्या बताया था कि जो तीनों में कॉमन हो पहले उसको निकालेंगे, फिर उसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटी घात कौन सी है तो उसको निकाल के अपन अलग कर लेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि हाँ ये एचसीएफ है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 8 का जब गुणनखंड किए तो यहाँ दो कितने बार आया, 3 बार आया। फिर वैसे ही जब 9 का गुणनखंड किए तो 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है। वैसे ही जब 25 का गुणनखंड किए तो 5 कितने बार आया, 2 बार आया। इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी जो संख्याएं आएंगी बच्चों, यहाँ पे सभी की सभी संख्या जो अलग अलग यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे अभी 2 आया है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 5 आया है, मतलब पूरी संख्या अलग अलग आई है। तो मैंने बताया था कि जितनी भी जब भी कोई अभाज्य संख्याएं आती है, जितनी भी जो अभाज्य संख्या, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके गुणा में अपन 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इनके गुणा में अपन 1 लिख सकते हैं जी, ये भी तो इनका गुणनखंड है ना। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में एक एक कॉमन है, एक एक कॉमन है, तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे अपन एचसीएफ कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया? अगर जैसे किसी का भी कॉमन नहीं निकलता है तो वो क्या मानते हैं अपन कि उसका एचसीएफ कितना है, अपना 1 है। ठीक है, चलो आगे करें अपन। अब क्या निकालते हैं अपन, एलसीएम। क्या निकालना आपने, एलसीएम जब अपन निकालेंगे तो मैंने बताया था कि जितनी भी प्रकार की जो संख्या है सभी को लिखेंगे। जैसे मान लो अपने पास 2 भी है, गुणित 3 भी है, गुणित 5 भी है। अब मैंने दूसरा ये बताया था कि जब एलसीएम निकालते हैं तो अधिकतम घात के साथ निकालते हैं। अधिकतम घात मतलब जो जैसे 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 3 एक ही बार है तो 2 की घात 3 यहाँ लिख देंगे अपन। वैसे ही 3 की घात 2 2 है तो यहाँ 3 की घात 2 लिख देंगे। वैसे ही 5 की घात कितनी है, 2 है, तो 5 की घात 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जब इसको अपन जब एक दूसरे से गुणा करेंगे तो ये नीचे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, नीचे यहाँ पे दिख जाएगा या नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं अपन। तो इसको जब अपन गुणा करेंगे, जब एक दूसरे से जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणित 9 गुणित 25, इस तरीके से अपन एक दूसरे से गुणा कर देते हैं तो उससे क्या निकल जाएगा, अपना एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 180 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 25 8 200, सॉरी 25 8 200 आ जाएगा। और 200 गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 1800 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1800। तो ये अपना एचसीएफ निकल गया और दूसरे का निकला अपना एलसीएम। इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बाकी तुम्हें करना है, ये बाकी जितने भी जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों को करना है। कौन कौन से बचे अपने, पहला और दूसरा, ये बहुत सरल है। दूसरा क्यों सरल है, ध्यान रखना, यहाँ भी 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ पे 29 है, तो इनके जो गुणनखंड रहेंगे ये 17 है, तो 17 किससे भाग जाएगा बच्चों, यहाँ पे उससे से ही भाग जाएगा। 23 किससे भाग जाएगा, 23 से ही भाग जाएगा। 29 किससे जाएगा, 29 से ही भाग जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जैसे मान लो 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो 17 कोई गुणनखंड निकल सकता है, 17 एकम 17, तो 17 का तोड़े अपन किस रूप में तोड़े, 17 गुणित 1 के रूप में, बस 17 की घात 1 के रूप में, मतलब 17 कितने बार, 1 बार है। तो वैसे ही 23 को भी तोड़ेंगे अपन, 23 कितने बार, 23 की घात 1 बार। फिर वैसे ही अपन 29 को तोड़ेंगे तो 29 भी कितने आ जाएगा, 29 की घात 1, मतलब सभी अपना उसी से ही भाग जा रहा है, इस तरीके से जाएगा। तो एचसीएफ कितना जाएगा अपना, इसका भी एचसीएफ आ जाएगा 1, और एलसीएम कितना जाएगा, तो सभी को एक दूसरे से गुणा कर दोगे तो उसका अपना एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है ये। और वैसे ही अपने इसमें तो आप लोगों को गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद ही पता चलेगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, ये तीनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको लिख के रख लो, पहला दूसरा और तीसरा, ये पेपर में देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और जैसे भी उदाहरण, जैसे भी जितने भी जो उदाहरण है उन लोगों को भी आप लोगों को करना है। ठीक है, चलो आगे करें अपन। ठीक है, चलो हम प्रश्न क्रमांक दूसरे को अगला जो क्वेश्चन है अपन इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना बहुत सारा है, लेकिन अपन ने पहले किए ना जर्मन बैसेज करना है। ठीक है, जो अपना जो फार्मूला होता है ना कि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला लगा के अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों अपन, यहाँ पे
तो अपने को यहाँ पे दो संख्या दी हुई है, 306 और 657 दी हुई है, और एचसीएफ अपने कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो अपन फार्मूले के जरिए अपन इसका एलसीएम का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एच सी एफ गुणित एल सी एम। इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है अपनी, ये है 306 गुणित 657 है, यही है, ठीक है। और बराबर क्या है अपने इसमें एचसीएफ कितना दिया बच्चों, यहाँ पे 9 दिया है। अपने को क्या निकालना है, एल सी एम अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन जब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये गुणा में, एलसीएम में गुणा में क्या है, गुणा में क्या है 9 है, तो ये गुणा में है तो किस में जाएगी, ये बटे में आ जाएगी, मतलब 306 गुणित 657, और बटे में क्या जाएगा, ये गुणा में है तो ये किस में जाएगा, भाग में। तो ये लिख दिया अपन ने भाग में 9 को, ठीक है। अब इधर कितना बचा, एल सी एम बचा। इस तरीके से करना है। जब इसे अपन जब भाग देंगे तो अपन भाग दे दें, इससे काट देते हैं, तो 9 3 27, कितने 3 बार गया, और यहाँ पे कितना बचा, अभी 3 बचा, तो 9 4 36, ठीक है, 9 4 36। इस तरीके से ये कितने बार कटा, ये 34 बार कटा, 34 गुणित कितना बचा, अभी 657 बचा है, बराबर कितना जाएगा, एल सी एम बचेगा। जब एक दूसरे से गुणा करके देख लेते हैं अपन, जब एक दूसरे से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा अपना, तो जब एक दूसरे से गुणा करेंगे तो 22 33 8 यहाँ पे क्या जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब एक दूसरे से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा अपना आंसर, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ आया है, ठीक है। तो ये कितना, ये किसका निकला मान निकला अपना, एलसीएम, मतलब अपना एलसीएम यहाँ पे लिख देते, एल सी एम बराबर कितना मान निकला अपना, ये निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जे गुणा करने पे ये लिखा हूं मैंने, अब ये मत लिखना इधर पीछे क्यों नहीं लिखे सर, अरे अपन इधर आगे पीछे लिख सकते हैं, अपन इसको उठा के यहाँ लिख सकते हैं, ये वाले को इधर लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब संख्या को पलट सकते हैं अपन, क्योंकि बराबर में है, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी रहेगा पेपर के मायने से, ठीक है। चलो आगे करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5वां। तो अब करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5वां को। इसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, अपने को ये चेक करना है, ठीक है। तो ये अपना पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा, ठीक है। जितने भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, पूरे अपन मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जितना भी जो वीडियो बनेगा पूरे जितने भी जो पेपर के लिए है, तो पूरे मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहेंगे जो पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इन्हीं में से ही प्रश्न में मतलब अपने को पेपर में आएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है। चलो हम आगे करते हैं। अब बात करते हैं, क्या 6 की घात n अंक जो है 0 पे समाप्त हो सकती है क्या। बच्चों एक बात याद रखना कि कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकती है जब किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अगर 2 और 1 5 दोनों उपस्थित है तो वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा 0 पे समाप्त वह संख्या नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6 लिखा, इधर लिखा मैंने 15, इधर लिखा मैंने 20, इधर लिखा मैंने 25, इधर लिखा मैंने 40, ये संख्याएं हैं मान लो, ठीक है, इतनी संख्याएं हैं। अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 उपस्थित है, 2 और 5 मतलब क्या होता है, 2 पंचे 10, तो 10 है मतलब एक कहीं ना कहीं तो तुम्हें 0 देखने को मिलेगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 मिलता है तो तुम्हें कहीं ना कहीं वह संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों छिपे हुए हैं। बात समझ आ रही है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो मैंने इसका जब गुणनखंड किया तो इसका गुणनखंड करने पे अपने को 2 और 3 मिलेगा, तो 2 या 6। क्या इसमें अपने को 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं,
नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणनखंड करने पे अपने को 2 और 3 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 पे समाप्त हुआ क्या, नहीं हुआ। आगे करते हैं अपन 15 को, तो ये अपना 5 गुणित 3 के रूप में, 5 तो मिला है, क्या 2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं हुई। अब इसको करते हैं, ये किस रूप में करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 4 4 5 20, मतलब 5, 2 गुणित 5 के रूप में तोड़े अपन ने किसको, 20 को। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है। मैंने क्या बोला था, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अगर 2 और 5 उपस्थित है तो वह संख्या 0 पे समाप्त होती है, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। बात समझ आ रही है। फिर इसी तरह 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणित 5 के रूप में टूटेगा, मतलब यहाँ पर 5 ही 5 है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 पे समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 2 अगर रहता तो वही संख्या 0 पे समाप्त होगी। तो वैसे ही 40 का आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि इसका गुणनखंड क्या बनेगा। बात समझ आ रही है। चलो हम आगे करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। आप यहाँ पे समझिए कि किस तरीके से कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित है तो वो क्या, उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें कुछ लिखने का रहता है बच्चों, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, चलो यहाँ पे अपन हल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपन किसी भी, पहले अपन लिख लेते हैं, बताएंगे पहले कि भाई हाँ ये होता है। तो ये अपन लिखेंगे किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 और 5 उपस्थित है, 2 और 5 उपस्थित है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है, इस तरीके से अपने को लिखना है। अब देखते हैं अपन क्या, कौन सी संख्या बोला है उसने, 6 की घात n बोला है। 6 की घात क्या बोला है उसने, n बोला है। क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे 6 की घात n बोला है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 6 को अपन किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 3 के रूप में, और घात कितनी है अपनी, n है। अब मुझे बताओ, जब 6 का अपन ने जब गुणनखंड किए, क्या वह संख्या इसमें 5 उपस्थित है, 2 तो उपस्थित है, क्या इसमें 5 उपस्थित है, क्या नहीं है। तो अपन नीचे लिखेंगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अपन इस तरीके से कंक्लूजन इसका लिखेंगे। ठीक है, तो आगे अपन करते हैं। यहाँ पे 6 की घात n है, तो यहाँ पे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 की घात n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इस तरीके से अपने को यहाँ पे लिखना है। बात समझ आई है। ठीक है, इस तरीके से अपने को लिखना है। यहाँ पे पहले लिख देना है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 और 5 उपस्थित है तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो अपन ने यहाँ पे देख लिए कि इसका गुणनखंड किए तो 2 गुणित 3 आया, 2 गुणित 3 और n घात क्या है अपनी n लिख दिए। फिर बाद में अपन ने यहाँ देखे कि 2 तो उपस्थित है लेकिन यहाँ पे 5 उपस्थित नहीं है। अपने को 2 और 5 अगर दोनों एक साथ उपस्थित मिलते हैं तो 0 समाप्त होती है, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं सकती। तो अपन लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है,
अतः छ की घात n, n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पहले एक बार सभी लोग देख लो। चलो अभी करते हैं। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे नजर जमा रखना और यहाँ समझने की कोशिश करना। इसमें प्रश्न क्रमांक, इसमें मैंने बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने भाज्य संख्याओं के विषय में बताया था कि जिसके अधिकतम गुणनखंड कितने हो, 2 हो, तो वो अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्याओं में क्या कहेंगे अपन, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड अगर निकलता है तो वो अपनी भाज्य संख्याओं में गिने जाते हैं। जैसे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब अधिकतम गुणनखंड मतलब 2 से अधिक ही निकलेंगे, 2 बिल्कुल नहीं निकलेंगे, 2 से अधिक। 2 अगर 2 तक आया, 2 गुणनखंड आया तो वह अपनी अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी। लेकिन जैसे 3 आया, 4 आया, 5 आया तो वह अपनी भाज्य संख्या कहलाएगी। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अलग अलग संख्याओं को देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले पानी पी लेता हूँ मैं। चलो बाद में देखेंगे। चलो पहले ये वाली संख्या को देख लेते हैं। पहले अपन संख्या को देख लेते हैं, कौन सी है अपनी, 7 गुणित 11 गुणित 13, धन कितनी है अपने पास, 13 है। कितनी, यही है 13। ये सब गुणा में है और ये क्या है, इसमें 13 तो मतलब धन लग गया, मतलब अलग संख्या हो गई और ये एक संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो अपन यहाँ निकाल लिए 13। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास, 7 गुणित कितना बचा, 11, धन कितना बचा, अभी यहाँ पे 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। बात समझ आ रही है? आप समझो, यहाँ से भी 13 बाहर कर दिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से भी 13 बाहर कर दिए तो 1 बचेगा, लेकिन 1 का गुणा क्या हो गया अपना, 11 है, तो यहाँ पर 11 ही जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे अपन, ये 13 गुणित 11 साते 77, कितना, 77, और धन कितना हो जाएगा, 1 है, तो यहाँ पे 13 गुणित कितना हो जाएगा अपना, 78 हो जाएगा। ये अपनी पहली संख्या इस तरीके से लिख लेगी। ठीक है, इसका भी जब गुणनखंड करेंगे तो अपनी कुछ ना कुछ 2 3 4 संख्या और आ जाएगी इसमें गुणनखंड के रूप में, इस संख्या को गुणनखंड के रूप में। दूसरी संख्या देखते हैं अपन। दूसरी संख्या कौन सी है बच्चों यहाँ पे, तो दूसरी संख्या है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 है, 1 धन यहाँ पे 5 है। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। अब मुझे बताओ, सब गुणा में तो दिख रही है, तो ये टोटल एक ही संख्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही संख्या है और धन के बाद एक संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर से 5 निकाल लेंगे और ये जो पूरी संख्या है इसमें से अपन क्या करेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 5 निकाल लिया अपन ने, बचा क्या अपने पास, 7 गुणित 6, यहाँ पर से 5 बाहर आ गया अपना, बचा क्या अपने पास, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, धन यहाँ पर से भी 5 बाहर आ गया, बचा क्या अपने पास, 1 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे, 1 बचेगा। ठीक है, जब एक दूसरे को अपन जब गुणा करेंगे, एक दूसरे का जब गुणा करेंगे, यहाँ पे जब एक दूसरे से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1008। कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे, 1008, और धन में क्या है अपने पास, 1 है। क्या है अपना, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक दूसरे गुणा करेंगे कितना जाएगा अपना, 1008 आ जाएगा। ठीक है, चलो 1008 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुणा इसका 1008 में जब 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा अपना, 1000, यहाँ पे 9 यहाँ पे उपस्थित अपने को हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहा है। अभी तो जैसे मान लो इसमें, मान लो उदाहरण के लिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसके और गुणनखंड निकल सकते हैं। अगर नहीं भी निकल रहे हैं तो अपन 1 यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो भैया यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, अभी तो मैंने गुणनखंड किया ही नहीं हूँ, इसका भी गुणनखंड निकल सकता है और इसका भी और गुणनखंड निकल सकते हैं। तो मैंने यहीं पे 3 3 बना दिया हूँ। तो अपन कह सकते हैं कि इन संख्याओं के 3 से अधिक गुणनखंड है, इस वजह से इसे भाज्य संख्या कह रहे हैं। अपन इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, चलो दोनों संख्याओं में 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। दोनों संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड है।
दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं है। इस तरीके से अपने को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो समझ आया। तो इस तरीके से जितने भी जो अपन ने प्रश्न किए हैं, ये सभी प्रश्न पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा और ये अपना प्रश्नवली 1.1 कंप्लीट होता है और अगला वीडियो हम लाएंगे दूसरे दिन। तो आप सभी लोग प्रश्नवली 1.2 को भी अच्छे से समझना है और आगे हम करेंगे। थोड़ी कठिन पड़ती है लेकिन आपको बहुत सरल तरीके से हम उस प्रश्नवली को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, शेयर करने से पहले ये ध्यान रखना कि अपने को प्रश्नवली के 1.1 के जो उदाहरण है उन उदाहरण को भी करना है। तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग समझ लेना। तो आप लोगों को उदाहरण नंबर 1 करना है जो पेज नंबर 5 में है। ठीक है, पेज नंबर 5 में उदाहरण नंबर 1 भी करना है और उदाहरण नंबर 2 भी करना है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी है। और वैसे ही जब प्रश्नवली जब पेज नंबर 6 में जाएंगे तो ये उदाहरण नंबर 3 भी करना है, उदाहरण नंबर 4 भी करना है और हाँ, उदाहरण नंबर 3 और 4 को भी करना है। तो ये भी पेपर के लिए बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, अपन जितने भी जो क्वेश्चन करेंगे सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को करेंगे। तो यहीं से करते हैं अपन वाइंड अप। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।